अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ आपके सामने हाजिर हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 1900 नहीं सॉरी यार, दोबारा लेना पड़ेगा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ इकोनॉमी नहीं सॉरी 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ आपके सामने हाजिर हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 आ गया है और ये बता रहा है कि अहदाफ जो हैं पूरे नहीं हो सकते और काफ़ी जगहों पे डिक्लाइन है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, लेकिन उसके अलावा जितने अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके, वो हासिल नहीं हो सके और ये एक तशवीशी अमल है, क्योंकि जो भी एस्टिमेट किया गया था वो 2019 में जब किया गया था कि भाई ये अहदाफ आ जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, ये इन्वेस्टमेंट्स आएंगी सर्विस सेक्टर में, ट्रेडिंग में, लेकिन वो नहीं हो सका। ऑल्दो हम रीज़न तो अभी कोविड को ही दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो फरवरी में भी सूरत हाल से पहले भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी। इकॉनमी स्ट्रगल कर रही थी, लोगों को लग रहा था कि जी ये अहदाफ नहीं हासिल हो सकेंगे जो हुकूमत ने सेट किए थे। उसमें सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू टारगेट था जो कि 5.5 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया गया था, जो कि लग रहा था कि नहीं हासिल हो सकेगा और वो नहीं हासिल हो सका और उसके बाद उसको रिवाइज़ करना पड़ा। अब जो है रेवेन्यू टारगेट फिर उसके बाद सेट किया गया है, वो 4.9 का सेट किया गया है। अभी भी लोगों के खदशात हैं कि ये हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो 4 महीने में जो इकॉनमी को इस वक्त मुश्किलात हैं उसके बाद ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से बात करेंगे, देखेंगे उनकी नज़र में क्या है। हमें ज्वाइन किया है आज अमानुल्लाह कासिम साहब ने, और ये चेयरमैन हैं एप्टमा के। इनसे बात करते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह बिहेव करने जा रही है, इंडस्ट्री में क्या इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिया है और गवर्नमेंट किस तरह इसको आगे लेके जाती है, और बिजनेसमैन किस तरह देखता है कि ये आने वाले वक्त में इंडस्ट्री किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब। सर, ये जो कोविड-19 की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हुआ, उससे पहले एक्सपोर्ट ग्रोथ थी जो पाकिस्तान में लास्ट 10 साल में ग्रोथ नज़र नहीं आई थी। वो फर्स्ट टाइम ग्रोथ नज़र आई थी। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी रेट और गैस रेट उन्होंने $6.5 किया। लेकिन जब कोविड-19 के बाद जो दुनिया कोलैप्स या लॉकडाउन हुआ, उस वजह से सारी चीज़ें दरम भरम हो गई। तो अब दोबारा से लॉकडाउन खुल रहा है और दोबारा से रिट्रीव कर रहे हैं हम सब, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ तो 35% हमारा एक्सपोर्ट था लास्ट ईयर से कंपेयर, इस मंथ 65 है और मुझे उम्मीद है कि मई में हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ये जून में 70% तक। तो थिंग्स आर मूविंग बट स्लो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो इम्पैक्ट हमें डर लग रहा है वो कोविड का पाकिस्तान में जो मसला नया शुरू हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो गवर्नमेंट उसको देखेंगे 15 दिन में क्या होता है, किस तरफ जाता है, क्योंकि इसमें लेबर लोग नहीं आ सकेंगे, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं हमें। लेकिन दूसरी जो हमें कैश की जो शॉर्टेज हुई, क्योंकि जब ये कोविड आया तो बाहर से हमारी सब पेमेंटें रुक गई एक्सपोर्ट की, और उस वजह से 90 डेज़ की जो पेमेंट थी उसको 180 डेज़ पे भी हमें डिफ़र करना पड़ा। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट थी, तो गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट, 2 रिक्वेस्ट हमारी मान ली। एक वेजेस में हमें गवर्नमेंट ने रिफाइनेंस दिया, नंबर 1। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को उन्होंने 13 से 8% बढ़ाया, जो एक काफ़ी बेहतर हुआ हमारे लिए। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से अब ये है कि सेल टैक्स को ज़ीरो रेट दोबारा से अच्छा, कर दे, ताकि ये जो एक बात कही जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया गया था, लेकिन वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन डाल के कम किया गया था, एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ी थी। तो ये इंडस्ट्री नहीं, पे एक सवालिया निशान तो उठता है ना कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी थी हमारी। मैं ये प्री कोविड 19 से बात कर रहा हूँ। सर, प्री कोविड हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई थी, वॉल्यूम वाइज भी ग्रोथ हुई थी और अमाउंट वाइज भी ग्रोथ हुई थी। ठीक ये फिगर अगर आप चेक कर ले, फिगर 100% राइट है कि हमारी ग्रोथ हुई थी, ठीक है एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई थी। 10 साल के बाद हमारी ग्रोथ नजर आई ठीक और है गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव दिया और हेल्प किया हमें। ठीक है और हमें तो अब भी उम्मीद है कि हम विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स उस पैमाने पर आ जाएंगे जो पहले लास्ट ईयर थे, ठीक मतलब 2019। लेकिन ये अब थिंग्स आर, मतलब मैंने कहा चीजें मूव हो रही है, लेकिन हमारी खुद की जो प्रॉब्लम जो शुरू हो गए हैं कि अभी हम जैसे कोविड में हमारी पीक अभी तक नहीं आई, तो हमें क्या ट्रैवलिंग अलाउ, मतलब दूसरी कंट्रीज हम कर सकेंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि हमारी लेबर फोर्स कितनी अफेक्टेड होती है, ये चीज़ें हमें, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बजट में भी विद द टाइम एंड डिसीजन चेंज करनी पड़ेंगी काफ़ी।
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी अभी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं है। ये जो पेंडेमिक है इसकी सूरत हाल जैसे वाज़ेह होगी तो गवर्नमेंट को इसको रिविजिट करना पड़ेगा, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जी, बहुत चेंज करना पड़ा, क्योंकि डे टू डे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जल्दी यूरोप खुलेगा नहीं, अच्छा, और ये इतनी जल्दी चले, हमें। ये बात तो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक जो है मॉडर्नाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वर्ल्ड बैंक समझता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो पुराना हो गया, कन्वेंशनल है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवैम्प होने की ज़रूरत है? रीरैम्प होने की हर वक्त जरूरत है। हमेशा आपको 5 साल के बाद मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडिंग हर इंडस्ट्री को करनी पड़े, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हो। सही है। नंबर 1। तो इस वक्त तो इंडस्ट्री जो चल रही है उसको सस्टेन करना है, उसको सर्वाइव करना है, ठीक। क्योंकि ये सर्वाइव बहुत टफ है। क्योंकि देखें ना, आपकी 3 महीने की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 30% रह गए, जी हाँ। तो आपकी तो वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो वो इम्पैक्ट को से हमें निकलना, और ये 6 महीने साल में अगर हम निकल जाएं तो विल बी लकी। और ये मैंने कहा यूरोप बेहतर हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें ऑर्डर्स की। सही है। अमेरिका भी पैमाने पर नहीं आया जिस पैमाने हम चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने लॉकडाउन अपना खोलना शुरू किया तो उससे चीजें मूव हो रही हैं, बेहतर हो रही है। ठीक है। लेकिन हमारा मसला हमें समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एक सेक्टर है टेक्सटाइल का जो कि रजिस्टर्ड है, जो कि डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल है, और एक सेक्टर ऐसा है जो इनफॉर्मल है और जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या एप्टमा इसको ऑन बोर्ड लाने के लिए कोई एफर्ट कर रही है? सर, हमारी गवर्नमेंट से 2 चीज़ें, जब जीरो रेडियस हमें निकाला गया तो इन्होंने यही कहा था कि हम लोकल इंडस्ट्री को सेल टैक्स में लाना चाहते हैं। तो हमने उनको यही कहा सारे आदमियों को रजिस्टर कर, नॉन रजिस्टर तो खत्म कर दें। ठीक। लेकिन उन्होंने को खत्म नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको कहा कि आपने जो 17% जो है कि जैसे वीएटी यूके में फर्स्ट टाइम 1970 में आया तो 3% से स्टार्ट जी हाँ, किया। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको 5% 7% पे आप लेकर आए, क्योंकि जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी इससे स्मगलिंग होती है। लोकल इंडस्ट्री आप खड़ी मतलब सस्टेनेबल ही नहीं है। देखे ना, अफगान ट्रेड में जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्मगलिंग होकर आ रही गुड्स। तो अगर लोकल इंडस्ट्री को हमें सस्टेन करना है तो ये सेल टैक्स 5% लेकिन से अमान ज्यादा भाई, नहीं। लेकिन ये भी तो है ना कि जो आपके पास रजिस्टर्ड है इस वक्त सेल टैक्स में, वो भी बड़ी कम तादाद है मतलब इंडस्ट्री की, तो वो भी तो हुकूमत के लिए एक तशवीश है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप 5% करेंगे तो लोग काफी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। देखिए, जब कम स्लोली ग्रेजुअली हर चीज होती है। अगर आप 3% करते तो काफी लोग आ चुके होते। फिर स्लोली नेक्स्ट 4%, फिर 6%, इस तरह किया जाता है। आप एकदम से 17% लेंगे तो आप करप्शन और स्मगलिंग 2 नंबर की जो सेटअप को शुरू करवा रहे हैं। ठीक। तो आप ये समझते हैं कि सेल टैक्स की रिडक्शन जो है लोगों को इनकरेज करेगी कि वो आके रजिस्टर करवाएं अपने आप को? और दूसरे देखें, अभी हमारा एक्सपोर्ट डाउन हो चुका है। सही है। हमें हमारी प्रोडक्शन भी है। हम सब मतलब जैसे डेनिम में मैं हूँ, तो हम जो जीन्स बना एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें लोकल इंडस्ट्री मिल जाए। जैसे हमारा देखें लॉन कितना स्ट्रांग है, जो वर्ल्ड ओवर बिकता है। तो इस तरह लोकल इंडस्ट्री को आप हेल्प करें, 5% पे ले आए, और आप इंपोर्ट को बैंड करते हैं। क्यों कपड़ा क्यों इंपोर्ट हमारा हो रहा है, हमारा यान क्यों हमें इंपोर्ट हो रहा है? हम खुद प्रोड्यूसर है, हमें तो लोकल लाना है। तो ये सारी चीजों पर गवर्नमेंट को बैंड लगाना चाहिए। ठीक है। ये एक्सपोर्ट करना, उसको डीटीआर और गवर्नमेंट लेवरेज दे रही है, लेकिन लोकल कंजम्पशन तो होनी नहीं चाहिए इसकी। अच्छा, अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश की जो इस वक्त टेक्सटाइल प्रोडक्ट है और पाकिस्तान की, उसमें एक डिफरेंस आ गया, वो आगे निकल गया, उसकी क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं? सर, उसकी काफी बुनियादी वजह, मतलब एक तो नहीं, मैंने मोटी मोटी पहले बता दूं कि वहाँ लेबर हमसे चीपर है, और गवर्नमेंट इंसेंटिव के साथ गवर्नमेंट आउट ऑफ द, मैं आपकी मतलब एक छोटी सी बात है कि वहाँ एम्बुलेंस और एक्सपोर्ट का कंटेनर के लिए रोड ट्रैफिक खाली कर देते हैं। अच्छा। यानी अगर एक्सपोर्ट का तो रोड खाली करनी पड़ती है, उसके साथ पुलिस गार्ड भी होती है। तो ये सब प्रोटेक्शन बहुत दी है उनको लेबर लॉस बहुत रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट रिबेट भी देती थी, गैस सस्ती दे दी, हर चीज दे रही थी। आज हमारी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन टू लेट एंड टू लेटर। ठीक है। तो ये वजह हम अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो कोई आप इंसेंटिव गवर्नमेंट से मांगना चाहते हैं? कोई आप समझते हैं कि इस वक्त जो है जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया है, इस तरह आप लोगों को कोई इंसेंटिव दें ताकि आपके जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो ऑन बोर्ड आ सकें? हमारी पहली डिमांड है कि जीरो रेटेड का दोबारा बहाल करें, और अगर आपको सेल टैक्स डालना ही है तो 5% ले, लोकल एक्सपोर्ट सबको फॉर 5% ले। ठीक है। 70 टू मच। ठीक है। दूसरी टर्नओवर 1.5% है, उसको 1% कर दें, 0.5% कर दें, क्योंकि हमारे पास देखिए टर्नओवर टैक्स मेरा प्रॉफिट है। अब मैं प्रॉफिट ही नहीं कर रहा, मुझसे टैक्स ले रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर ना। तो वो हम गवर्नमेंट से
हमेशा के लिए 6 महीने साल के लिए गवर्नमेंट इसको विदहोल्ड कर ले, ठीक है। क्योंकि देखिए दुनिया में इंसेंटिव्स आ रहे हैं। और आखिरी बात ये कि इंटरेस्ट रेट जो 8% है इसको 5% पर ले आए। लेकिन ये तो बहुत पहले ही बहुत रिड्यूस हो गया है सर। इस दफ़ा तो 3 दफ़ा तो गवर्नमेंट ने इसको स्लैश आउट किया है। रीजन में हम अभी सबसे एक्सपेंसिव है इस रीजन में। इंडिया में 5% है, 4.5% है। तो ये हम मोस्ट एक्सपेंसिव, हम कम्पिटेटिव। देखिए वियतनाम मेरे से आगे निकल गया, मेरे से बांग्लादेश आगे निकल गया, तो मैं उनसे कम्पीट करूंगा तो मैं सेम लेवल फील्ड पर खेलूंगा तो कर तो सकूंगा ना। आप प्रपोज कर रहे हैं कि 5% पे लेके आए इंटरेस्ट रेट को? हाँ जी बिल्कुल 5%। और सेल टैक्स को भी आप 5% प्रपोज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जीरो रेटेड को जो है वो दोबारा रिस्टोर किया जाए। रेटेड करते तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं करते तो 5% ले। ठीक है, वरना आप कह रहे हैं जीरो रेट करें। लेकिन ये जो ये कितने अरसे के लिए, मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये कितने अरसे के लिए जीरो रेट होना चाहिए? और ये देखिए जीरो रेटेड आप, मैंने कहा वो तो आपने कर लिया। देखिए गवर्नमेंट ने मेरे पैसे लेकर मुझसे, एक्सपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर से पहले सेल टैक्स कलेक्ट किया फिर रिफंड किया। तो इसमें हमने 6 महीने तक आपने पैसे इस्तेमाल किए, जबकि गवर्नमेंट हमें 72 आवर्स का कहा था। ठीक है। तो जब मेरे पैसे वापस करने तो आप मुझसे ले ही ना। अच्छा आपने लिया इसलिए कि आपने कहा कि लोकल जो टैक्स में 19-20 होता है, एक्सपोर्टर अपना माल लोकल में इस्तेमाल कर लेते, तो फिर अच्छा गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने एक्सपोर्टर्स को बहुत इंसेंटिव्स दिए लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बात कितनी आप समझते हैं कि सच्चाई है इस बात में? देखिए गवर्नमेंट ने हमें, देखिए मैं अभी गवर्नमेंट ने काफी रिस्पांस दिया है। जैसे वेजेस का मैंने कहा पैकेज दिया, इंटरेस्ट रेट नीचे लाए, और सेल टैक्स रिफंड में भी इन्होंने, और पुराने हमारे रिफंड्स भी दिए जो हकीकत है। लेकिन इससे पहले उस हमें जीरो रेटेड का था ना, वो सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज था, जिससे हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्टॉक हो गया। सही है। अगर मैं इनपुट और आउटपुट पर नहीं है, ये है कि मैं अभी क्वार्टरली जब मैंने धागा बनाया और एक्सपोर्ट किया तब मुझे ये रिफंड मिलता है, तो उसमें मेरे 4-5 महीने खुद के पास सेल टैक्स फंस जाता है गवर्नमेंट को देकर। ठीक। तो गवर्नमेंट, हम नहीं कहते सेल टैक्स, लेकिन पहले 5% पे ले आए, सब स्मूथ हो जाए। देखिए टीथिंग प्रॉब्लम अभी तक इनका एनएक्स एच डिफर्स केसेस है हमारे, वो सब प्रॉब्लम चल रहे हैं। ठीक। हमारी रिक्वेस्ट पहले 6 महीने साल आप 5% पे ले आए, फिर अगर सिस्टम चलता है तो फिर उसके बाद बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं पहले उसको रिड्यूस करें और उसके बाद 1 साल या 6 महीने चला के फिर चीज़ें अगर मूव ऑन होती हैं तो फिर आप उसको करें, फिर बैठ के बात करें। लेकिन अगर स्मूथ और गवर्नमेंट को कलेक्शन भी अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट को देखिए 5% करेगी गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। 17 में, क्योंकि 17 में देखिए लोकल में आपने जैसे खुद कहा कि लोकल में सब रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो वो तो टैक्स मतलब अगर 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, तो अगर आप 5% करेंगे तो देखिए कोई भी गलत काम करते हो 2 दफा सोचेगा 5% करो क्या फायदा है। ठीक है सर। 17%। ठीक है, आपको व्यू पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आपने देखा कि वहाँ के चेयरमैन हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि वो काम करें, एक्सपोर्ट करें, उनको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए और वो चाहते हैं कि इस जो है इस मुश्किल वक्त में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट उनके साथ बैठ के कैसी क्या स्ट्रैटेजी प्लान आउट करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उनको फ्यूचर बिजनेस भी देखना चाहिए और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी देखना चाहिए। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एप्टमा के चेयरमैन से और हम वहाँ वो हमें बता रहे थे कि जो सूरत हाल है, जिस तरह इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन सोच रहा है, वो सोच रहा है सपोर्ट करने को गवर्नमेंट को, ऑल्दो के आदाब पूरे नहीं हुए लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव हैं। अब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, ट्रेडर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं और इनसे बात करेंगे। ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी डिक्लाइन आया है इकोनॉमिक सर्वे में, और अब ये किस तरह बिज़नेस को लेके जाना चाहें, प्री कोविड और पोस्ट कोविड सूरत हाल जो है वो ट्रेडर्स को किस तरह अफेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बस आपको पता है आज इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, तो जो आदाब थे हुकूमत के वो पूरे नहीं हो सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, तो अब इस सूरत हाल में ट्रेडर्स किस तरह देख रहे हैं, और ये जो एक कोविड-19 ने जो सूरत हाल और गमगीन कर दी है, तो अब आप कैसे देखते हैं कि बिजनेसेस आपके ट्रेड, क्योंकि आपको तो रोड पे काम करना है और आप तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, तो किस तरह ये बिज़नेस को ऐसा आपके जहन में कोई स्ट्रैटेजी है या आप हुकूमत से क्या
डिमांड करते हैं कि हुकूमत किस तरह का इंसेंटिव या कोई प्रोग्राम लेके आए आप लोगों के लिए? देखिए, इस पे गुजारिश ये है कि कोविड-19 के आने से पहले भी जब बजट 2019 हुकूमत ने पेश किया जी। तो आलमी मालियाती इदारों की सख्त शराइत की वजह से बहुत सारे ऐसे टैक्सेस का नफाज और बहुत सी ऐसी पॉलिसियां बनाई गई कि जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि हमने मुल्कगीर सतह पे एहतजाज किए, हमें मुल्कगीर सतह पर शटर डाउन करना पड़ा और फिर मुशीर खजाना के साथ मुज़ाकरात के बाद हमारे मामलात तय पाए और उसके नतीजे में मईशत ने और तजारती सरगर्मियों ने मुस्बत सिमत में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन अभी मुस्बत सिमत में उस सफ़र का आगाज़ ही हुआ था तो पूरी दुनिया कोरोना से बुरी तरीके से मुतासर हो गई और पाकिस्तान भी इस वक्त भी कोविड-19 से बुरे तरीके से मुतासर है। 2 महीने के लॉकडाउन और अभी भी जो सूरत हाल है उसके अंदर मुआशी सरगर्मियाँ पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक तो इस बजट को कोरोना बजट करार देना चाहिए और दूसरी अहम बात यह कि इस बजट के अंदर पाकिस्तान की सनत और तिजारत के लिए जब तक हुकूमत किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं करेगी तो मसाइल हल नहीं होंगे। हमने हुकूमत को ये तजावीज़ दी हैं कि छोटे ताजरों के लिए शनाख्ती कार्ड पर खरीदो फरोख्त की एक बेमकसद शर्त पिछले बजट में लगाई गई थी, उस शर्त का खात्मा किया जाए। इसी तरह हमने इसके साथ साथ ये मुतालबा भी किया कि जिस तरह तामीराती शोबे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इंसेंटिव दिया, इसी तरह सनत और तिजारत के तमाम शोबों के अंदर गैर दस्तावेजी सरमाए को लगाने पर उनको ना पूछा जाए और उनको मराहत दी जाए ताकि वो सरमाया हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एमनेस्टियाँ तो बहुत आई हैं पहले भी तो, और उन्होंने, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े हैं। देखिए, जो एमनेस्टियाँ जितनी भी आई, मेरा ख्याल ये कि शायद ही कोई एमनेस्टी हो जो हमारी मुशावरत से लाई गई हो। अच्छा। बाकी एमनेस्टीज तो हमेशा कुछ लोगों को नवाजने के लिए आती रही और मैं तो एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गैर दस्तावेजी सरमाए को इस वक्त मईशत का हिस्सा बनाने की जरूरत है इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए। ठीक। अच्छा, इसी तरह सेल्स टैक्स को 17%। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बिजनेस में हो उसमें नो क्वेश्चन आस्क? यस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेल्स टैक्स को सिंगल डिजिट में लाने की जरूरत है, 17% से उसको सिंगल डिजिट में लाया जाए। ठीक है। और फिर एक अहम बात यह कि अशियाए खुर्दोनोश जितनी भी हैं, चाहे वो आटा है चाहे चीनी की है, मैं उसके क्राइसिस की बात नहीं करता कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अशियाए खुर्दोनोश पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जनरल सेल्स टैक्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए। सही है। इसी तरह इनकम टैक्स के रेट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है, इनकम टैक्स के स्लैब्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक अहम बात यह कि इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के छोटे ताजरों को बिला सूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर्जे फराहम करे ताकि वो उसके नतीजे के अंदर जो इस वक्त कैश के शॉर्टफॉल का शिकार हैं वो अपनी माशी सरगर्मियों को जारी रख सकें। अच्छा, एक अहम बात इस वक्त ये भी है कि जो कोरोना की सूरत हाल है दुनिया भर के अंदर इस वक्त शरह सूद को या तो मनफी कर दिया लेकिन गया, देखें ये जीरो कर दिया। देखें आप बात कर रहे हैं वन साइड ऑफ स्टोरी बता रहे हैं आप, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी हुकूमत की भी है, उसको किस तरह वो कैसे अपने सारे मामला चलाएंगे, वो किस तरह उनके पास अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो किस तरह ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी? देखिए हुकूमत को एक तो मैं ये समझता हूँ कि हकीकत पसंदाना रेवेन्यू के अहदाफ तय करने चाहिए। ठीक है। पिछले साल भी जो हुकूमत ने रेवेन्यू अहदाफ 5500 अरब के तय किए, फिर उसमें 300 अरब की कमी हुई। अगर ये कोरोना के हालात ना भी होते तो ये 3900 अरब शायद 4100 अरब रुपए से ज्यादा पैसा जमा नहीं होना था। सही। यही हमारी मईशत का पोटेंशियल है। हमें अपनी मईशत की सूरत हाल देखते हुए रेवेन्यू, लेकिन पोटेंशियल तो हमारा बहुत है। मतलब देखें अगर आप देखें ट्रेडिंग में तो आप देखें कारोबार हो रहे होते हैं। ये तो कोविड ने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, वरना रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, बाजार भरे हुए होते हैं, लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल नहीं है। देखिए, जब पोटेंशियल की बात की जाती है ना, इस चक्कर में वो पैसा गिरता नहीं है, मतलब ये बड़ा मसला है। आप हमारे यहाँ फी का सामदनी को देख लीजिए, आप हमारे यहाँ गुर्बत की शरह को देख लीजिए। ठीक है, आप जितने भी पैमानों से देखें, ठीक है लोग खरीदारी कर रहे होते हैं, लेकिन उस खरीदारी पे तो इनडायरेक्ट टैक्स हर फर्द गवर्नमेंट को दे रहा होता है। यहाँ जो प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे इस मुल्क में वो 40,000 लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं सर। नहीं, 40,000 लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी वो प्रोडक्ट्स तो पूरी कौम इस्तेमाल करती है। लेकिन वही सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं ब्रेक आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक शुरू हुआ था मामला
कि लोगों को रजिस्टर होना चाहिए, इस चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करें, कुछ अपना एक कंसेंसस डेवलप करके, लेकिन कंटिन्यू करें ताकि जितना अच्छा, ये जो सप्लाई चेन की आप बात कर रहे हैं ना जनाब, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस वक्त चीनी के हवाले से भी कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के पास मौजूद है, आटे की रिपोर्ट भी इंशाल्लाह अभी आ जाएगी। आप देखें कि उसके अंदर पाकिस्तान का कौन सा छोटा ताजर है जो उस चैन का हिस्सा है। ये जो चैन टूटती है या चैन बनती है या सब्सिडीज दी जाती हैं या स्टॉक किए जाते हैं, ये काशिफ भाई ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम छोटे हों लेकिन फिर भी हमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो तो करना ही है ना काशिफ भाई। हम तो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं। हमने तो हुकूमत को ये कहा कि इस वक्त को आपकी बात बड़े वाजे तौर पे आ गई कि आप ये कह रहे हैं कि नो क्वेश्चन आज हुकूमत को वही इंसेंटिव जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया है वो देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सेल टैक्स में कमी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स कम होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स ले आए पाकिस्तान के छोटे ताजरों के लिए, फिक्स टैक्स ले आए, ठीक है, ताकि हर फर्द कंट्रीब्यूट करे। और इस वक्त गवर्नमेंट को इंसेंटिव देने की जरूरत है, वरना मैं आपको बताऊं इस वक्त हजारों दुकानें और कारोबार बंद होने की तरफ जा रहे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है, तो हमें बेरोजगारी से टैक्स को आप सपोर्ट करेंगे और लोगों को रजिस्टर करवाएंगे। हम हुकूमत के साथ हर मुस्बत कदम में तावन के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तो आगे बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया मेरे ख्याल में। आपने बड़े वाज़े अंदाज़ दी कि जो ट्रेडर्स हैं उनके मसाइल बड़े गमगीन हैं, ऑल्दो वहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, लेकिन फिर भी ये सूरत हाल जो है ये इसको हुकूमत को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक इंसेंटिव आना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाए, टैक्स रेट्स को स्लैश आउट करना चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी डिमांड है। और जो हम कल भी बात कर रहे थे वो लिक्विडिटी का इशू है, हर बिज़नेस के साथ लिक्विडिटी का इशू है। तो ये सूरत हाल है, हुकूमत को इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और ट्रेडर्स के साथ बैठ के उनके लिए कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट से, फिर देखते हैं कि वो टैक्स रेट के बारे में, टैक्स जो आने वाला टैक्स है उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट क्या हमें बताते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे से, और ये बात वाज़ेह हो रही है कि लोग जो हैं कोशिश करते हैं और टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उनके शायद कंसेंसस डेवलप नहीं होते, उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं होता, डायलॉग नहीं होते, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। मेरे ख्याल में यही ग्रेवेंस नज़र आता है, ताकि उनसे पूछ के पॉलिसी में बनाई जाती। टैक्स देने को तैयार हैं, उनको रेट्स पे एतराज़ है, उनको एतराज़ है कि ये जो रेट्स हैं ये इतने हैं कि हमारे लिए लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल तो तशवीशनाक है और हुकूमत को चाहिए कि लोगों के साथ डायलॉग करे, डिस्कशन करे, उनको ऑन बोर्ड ले। हमें ज्वाइन किया है नवीद अंद्राबी साहब ने। हम बात करते हैं कि टैक्स के कवानीन में क्या रेट्स कम करने की गुंजाइश है, क्या इस वक्त जो पाकिस्तान के टैक्स कवानीन हैं उनमें कोई ऐसी गुंजाइश है कि लोगों के लिए इंसेंटिव आ सकता है। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, हम अभी बात कर रहे थे आपसे पहले दो लोगों से, एक हमने इंडस्ट्री के एप्टमा के चेयरमैन से बात की, उसके बाद ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे से बात की हमने। दोनों तरफ ये सूरत हाल थी कि उनको टैक्स रेट कम करने की उनकी गुजारिश थी कि टैक्स रेट कम करें, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी गुजारिश जो थी उनकी ये थी कि सेल टैक्स को स्लैश आउट किया जाए सिंगल डिजिट में। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्स के कवानीन हैं, जो टैक्स के रेट्स हैं, वो बिजनेसेस के लिए बर्डन है? जी अनु साहब, एक शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज़ कर देता हूँ कि जो मेरा मुशाहिदा है वो पाकिस्तान, और मैं शायद आपसे पहले भी इस पे ज़िक्र हम कर चुके हैं कि पाकिस्तान का जो इकॉनमी है, जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह के निज़ाम को रखें कि जो कि तरक्की याफ्ता अक़वाम और तालीम याफ्ता अक़वाम के ज़ेहन होता है। हमारे पास जो वैट सिस्टम है, एक तो वो नहीं है क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि उसको कर सकें, और वो ये नहीं चाहते कि ये किसी के साथ शेयर किया जाए, यानी कि उनके कारोबारी चीज़ें जो हैं उनके साथ किसी को शेयर किया जाए। तो मैं तो बड़े अरसे से, आपसे पहले भी जब गुफ्तगू हुई थी, मैंने यही अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स का कम अज़ कम निज़ाम है,
इसमें जो सेल्स टैक्स को है वो कम से कम सिंगल डिजिट में लाना ज़रूरी है। ठीक। और इसके लिए इनपुट का जो क्लेम हम ले रहे हैं, जो वैट मोड जिसको हम कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स मोड है, हमें उससे कुछ अरसे के लिए निकलना, लेट्स से 2-4 साल या 5 साल तक कम से कम निकलना पड़ेगा, ताकि लोग सेल्स टैक्स नेट में आ जाएं। लिहाजा इसका मकसद ये हो गया कि आपको हर सतह के ऊपर, हर सेल लेवल के ऊपर 5%, 6% या जो भी सिंगल डिजिट में आप लगाते हैं वो चार्ज करें। इसके साथ साथ आपको डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम अभी तक टैक्स नेट को बढ़ा नहीं सके। गोशवारे आ जाना इनकम टैक्स के, वो डेफिनेटली टैक्स नेट बढ़ाने की बात नहीं करता, क्योंकि मेरी मुशाहिदे में है बहुत सारे लोग नील रिटर्न्स फाइल कर देते हैं और वो एटीएल की, यानी कि जो एक्टिव टैक्स पेयर की जो लिस्ट है उसको, लेकिन नवी साहब आपकी बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जो हमने देखा और जो हमने स्टडीज़ पढ़ी, जो रिसर्च पेपर्स आए, वो ये कहते थे कि वैट जो है ना उससे डॉक्यूमेंटेशन होगी, और ये पिछले 10 सालों से ज़्यादा अरसे पे ये रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें डोनर एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपनी उनकी रिपोर्ट्स हैं कि जी वैट अगर आएगा तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, जो कि नहीं हुआ। मतलब जो हकीकत ग्राउंड रियलिटी है कि वो नहीं हुआ। तो अब अगर हम इसको इससे डेविएट करते हैं तो ये डोनर एजेंसीज जो हैं, ख़ासतौर पे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये किस तरह आपको अलाउ करेगा कि आप इससे डेविएट करें? देखिए, ये हमारा अलमिया है कि हम इस वक्त एक ऐसे क्रचेस में फंसे हुए हैं जहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक हमें डिक्टेट करने की पोजीशन में आते हैं। मगर शायद ये एक अच्छा एक मौका अल्लाह ताला की तरफ से जो नेगेटिविटी आई है उसमें हम कर सकें। देखिए, हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है। नंबर 1, एजुकेशन कम है। नंबर 2, हमें ये बढ़ाना है कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि आप क्यों टैक्स दें। मगर इस वक्त भी अगर आप हालत देख लें तो लोग जो हेल्थ सर्विसेज है वो किसी को मुयसर नहीं है। तो व्हाई शुड आई पे टैक्स? मैं क्यों टैक्स अदा करूं जबकि मुझे कोई फैसिलिटी मिल नहीं रही। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ट्रस्ट ऑफ द स्टेट है, वो आप देखें, आपने पहले BISP में दिए, अब आप एहसास प्रोग्राम में देखें, मगर आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं जी। वो किसने लिए, क्या वो एलिजिबल थे या नहीं थे। आपने एक सिस्टम के तहत दे दिया, मुझे यकीन है कि अच्छे तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लोगों का भला हुआ होगा। मगर हमारे पास जो सिस्टम है ग्राउंड रियलिटीज़ पे, वो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करें कि जनाब ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है हमारे पास, और वो है हमारे पास नेशनल टैक्स नंबर, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। हम उसी को, अगर अब हमने उसको NTN बना लिया, नेशनल टैक्स नंबर बना लिया, तो हम अगर उसको बेस बना के अगर हम इंसेंटिवाइज करें लोगों को कि वो टैक्स नेट में आए, किस तरह आप टैक्स जो फाइलर हो जाए उसका रेट कम हो जाए, जो नॉन फाइलर है वो खुद से कहे कि मैं आना चाहता हूँ, और फिर आप लोगों को दें कि जनाब अगर किसी के जो टैक्स फाइलर है उसके लिए रेट कम है, उसके लिए इंसेंटिव है, उसके लिए स्पेशल काउंटर्स हैं, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन नवी साहब, ये 4 साल से देखें, 4 साल हो गए सूरत हाल को, फाइलर और नॉन फाइलर की, और ये सूरत हाल हमारे और आपके सामने है, और इसमें जो है कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी का इशू है। FBR हमसे शेयर पब्लिक की नहीं करता वो डॉक्यूमेंट कि कितने लोग नॉन फाइलर हैं जो फाइलर हुए इस साल, ऐसा कोई एवरेज वो नहीं दिया जाता। बस ये बताया जाता है इस साल सितंबर तक इतने रिटर्न फाइल हुए थे, इस साल इतने रिटर्न फाइल हो गए हैं, लेकिन कितने लोग नॉन फाइलर्स की कैटेगरी में इनका टैक्स कटा है, ऐसी कोई मैपिंग या डेटा नहीं है। तो ये किस तरह ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अब वो दौर तो है नहीं मैनुअल दौर के आप सर्वे करवा रहे पूरे पाकिस्तान का। ये दौर आप इसका फ़ायदा उठाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, आप डेटा मैपिंग के ज़रिए, लेकिन वो उस तरफ जा नहीं रहे। देखिए, कुछ ना कुछ बातें कही हैं, कोई शायद यहाँ पे भी कार्टेल माफिया ना आ गया हो, मुझे मालूम नहीं है, मगर इसका हल सिर्फ जो आप बता रहे हैं वो यही है कि हम इसको डिजिटाइजेशन करें, जो मैपिंग है वो करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंसेंटिव दें, लोगों को फैसिलिटेट करें, और जो टैक्स नेट में आ जाए उसको फैसिलिटी ये हो कि उसका लेट्स से कि आपको कहेंगे जी अगर आप इस साल टैक्स में आ जाते हैं तो हम आपको ऑडिट नहीं करेंगे, मगर आप इतनी कम से कम इतनी आमदनी दिखाएं। ये नहीं कि आप 4 लाख या नील इनकम के साथ गोशवारा जमा करा दें। तो आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, लोगों को लेके आना पड़ेगा अपने टैक्स नेट में, ताकि टैक्स नेट आपका बढ़े।
ठीक, लेकिन और जब तक आपने ऑडिट की बात की, तो ऑडिट आप क्या मतलब इससे तो ये चीज़ है ना कि एफबीआर को थोड़ा स्पेस मिले कि वो नॉन फाइलर्स पे काम करे। अगर ऑडिट ही चलता रहेगा तो फिर एफबीआर तो नॉन फाइलर्स पे काम नहीं कर सकेगा। देखिए अनवर साहब, मेरे मेरे नज़दीक इसके लिए ऑल्टरनेट एजेंसीज मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास नादरा का जो डेटा अवेलेबल है हम उसको यूज़ करके लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं। फिर हमारे पास एक ऐसा इदारा हमने बनाया हुआ है जो एफबीआर के अंडर काम कर रहा है, जिसको हम पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड कहते हैं। उसके पास डेटा अवेलेबल है और वो क्यों नहीं एफबीआर के साथ शेयर करते, और क्यों नहीं वो एफबीआर उस डेटा को शेयर करके तो लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात करते। तो ऐसी बात नहीं, फर्ज कीजिए आपसे पहले भी बात हुई थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो हम क्या उसको यूज करके हमने देखा कि लोग नेट में हैं कि नहीं है, क्या उसकी गोशवारे में जिस जो टैक्स जमा हो गया है उसके बाद कोई बात ऐसी है सर? कि ये तो 1990-91 की कहानी है, जब आया था ये विद होल्डिंग का रिजीम आई थी, तो कहा ये कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ये एक कदम है, और वो कदम आज तक उठ नहीं सका। वो कदम इसलिए नहीं उठ सका कि हमने इस सारे सिस्टम को रेवेन्यू जनरेशन की तरफ लगा दिया, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ नहीं लगा दिया। हम खामोशी से करते रहते हैं। हमने खुद देखा है, आप भी इसका मुशाहिदा हुआ होगा कि यार टैक्स वाले कहते थे फलानी सेक्शन की जो डिडक्शन है वो मेरे पास आएगी और फलानी सेक्शन की डिडक्शन जो है वो फलां के पास जाएगी, लिहाजा उसको छोड़ दो और इसको पकड़ लो। सही है। तो ये हमने इसको यूज किया है एज ए टूल फॉर रेवेन्यू जनरेशन, आज भी यही हो रहा है। सही, लेकिन ये बेसिकली पॉलिसीज के इश्यूज है ना। मैं मतलब फील्ड ऑफिसर का तो इसमें कोई रोल नहीं है, उसको तो जिस तरह की पॉलिसी दी जाएगी, उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो तो फॉलो करेगा। फील्ड ऑफिसर के पास एक ही इस वक्त आज भी, हालांकि वो कोरोना में सैटरडे भी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इस एक काम के ऊपर हैं कि हमने किस तरह अपना हदफ मुकर्रर जो हुआ है उनके लिए, चाहे रिवाइज ही हुआ हो, उसको कैसे हमने अचीव करना है। और जब तक मैं वो अचीव नहीं करूंगा तो मेरी गुडविल नहीं बनेगी, मैं अच्छा ऑफिसर नहीं होऊंगा। हमारे पास एक ही पैमाना है कि अच्छा ऑफिसर कौन है। सही है। वो जो अपना टारगेट पूरा कर ले। ठीक। अब इस वक्त इस साल इन्होंने 4.9 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया है। आपको नजर आ रहा है कि ये अचीवेबल है? अगर इसके ऊपर भी अगर बात ना की जाए तो मुनासिब है। ये जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वो तो सामने नज़र हैं। अब 4.9 ट्रिलियन कोविड के साथ और जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, आई डोंट फोरसी इट। ठीक है। और आप ये कोई ऐसा टैक्स, इनकम टैक्स में कोई रेट आप प्रपोज कर रहे हैं कि कोई रिशफल होना चाहिए या रिडक्शन होनी चाहिए? देखिए अनवर साहब, मेरे नज़दीक सबसे पहले जो आदमी टैक्स फाइलर है उसके लिए टैक्स रेट 50% होने चाहिए, रिड्यूस करें आप। ठीक है। ताकि आप उसके ऊपर एक बर्डन डाल दें। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, एक ही ट्रांजैक्शन मतलब एक ही आदमी के ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लग जाता है। वो बच्चा स्कूल जाए तो यानी कि हम एक्सपेंस के ऊपर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, ना कि हम आमदनी के ऊपर कर रहे हैं। तो आमदनी भी जो भी, और उसकी आमदनी को क्या हमने टैप किया है या नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एक्सपेंस टैक्स के वो जान छुड़ाते हैं कि ये चलो कट गया, जान छुटे, मेरा नाम कहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि हर आमदनी पे टैक्स नहीं होना, मतलब उसके अगर वो टैक्स में है तो उसको फिर हर जगह टैक्स नहीं देना हो? जी देखिए, उसके ऊपर आप नजर रखें कि वो किस तरह टैक्स अदा कर रहा है। ठीक है। उसकी आमदनी मैपिंग करें। देखिए उस खर्चे के हवाले से जब आपके पास एक खर्चा आ गया कि एक आदमी ने बच्चे की फीस इतनी दी है, फॉरेन ट्रेवल पे इतना लिया है, घर का खरीदा है वो इतना किया, गाड़ी खरीदी इतना किया, तो आप उसकी देखें कि क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। ठीक है। तो आपका कहने मतलब कि फाइलर जो है उसको आप सिर्फ वॉच करें, लेकिन जो काम करना है वो आपको नॉन फाइलर्स पे करना है। एब्सोल्युटली, देयर इज नो अदर वे। अगर आप अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स गुजार को ही पकड़ के उसके ऊपर या 122(5) आप समझते हैं, या हम उसकी असेसमेंट को रीओपन कर देते हैं या रिवाइज करने के लिए गुजारिश करते हैं। और तीसरा एक टूल जो आजकल बहुत कॉमन है वो ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं या जो विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हम स्टार्ट कर देते हैं और एडहॉक पेमेंट्स उनसे रिकवर करते हैं। ठीक है नवी साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल में आपने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि जो इस वक्त करने की ज़रूरत है वो ये है कि फाइलर्स को किसी तरह इंसेंटिवाइज़ किया जाए, उनका टैक्स उनका रिड्यूस किया जाए, उनको ऑडिट से उनको जो है बरीज़िम्मा किया जाए, उनको जो है उनके जो मुख्तलिफ उनके लेवल्स पे एक्सपेंसेस हैं उस पर टैक्स विदहल्ड नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा वो फाइलर है तो आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या एक्सपेंस कर रहा है क्या नहीं, लेकिन सारी रिसोर्स, सारा एनर्जी,
सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी डेटा मैपिंग वो उन लोगों के लिए यूज़ होनी चाहिए कि जो इस सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं, जो इस सिस्टम में आ नहीं रहे, उनको इस सिस्टम में लेके आना चाहिए। मुश्किल चीज़ नहीं है, ये अब पॉसिबल है। हुकूमत को करने की विल होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में ये वक्त है जब हुकूमत इस पर फुट डाउन करे और इस बात को एक अपनी पॉलिसी बनाए कि डॉक्यूमेंटेशन और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन। मेरे ख़्याल में ये अगर हुकूमत ने अपना पॉलिसी बना ली तो आने वाले वक्त पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को मजबूत करेगा। और ये जो साइकिल है जिसका हम हमेशा वो कहते हैं कि टैक्स दिया जाए और वापस क्या मिलता है, ये साइकिल उसी वक्त कंप्लीट हो सकता है जब पाकिस्तान की सही पोटेंशियल के मुताबिक टैक्स फाइलर्स भी हों, डॉक्यूमेंटेशन भी हो और रेवेन्यू कलेक्शन भी हो। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।